बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज फिर आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा ये शॉर्ट लेक्चर नंबर 22 है और क्विकली देखते हैं कि आज हमारे पास क्या एजेंडा है। तो आज से हम अपनी इनहेरिटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। इनहेरिटेंस को अगर हमें UML स्टैंडर्ड में मॉडल करना हो तो एक छोटी सी सिंपल सी एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर एक क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स या फंक्शंस हैं और वहां से अगर किसी और क्लास ने इनहेरिट करना है या किया हुआ है तो उनकी विजिबिलिटी वगैरह क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनहेरिटेंस के केसेस में कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स जो हैं उनका क्या रवैया, क्या बिहेवियर है। और उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अगेन मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर देखें क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए फिर क्विकली स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस का आपने यकीनन बेसिक्स आइडिया जरूर लिया होगा आपके शुरू के इंट्रोडक्शन के जो चैप्टर्स हैं वहां से भी। हम ये कहते हैं कि जब कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास से डिराइव करती है या कुछ इनहेरिट करती है, और ये हम लिखते हैं आमतौर पर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इससे मुराद क्या होती है? एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर, स्टेट जिनको हम कहते हैं, या फिर फंक्शंस, मेथड्स। तो वो जिससे इनहेरिट करती है उसको हम कहते हैं बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। यानी आसान लफ्जों में एक क्लास किसी दूसरे क्लास से डेटा मेंबर्स या मेथड्स इनहेरिट करती है, तो जो क्लास इनहेरिट करती है वो हमारी क्या हो जाएगी? डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास। और जिससे इनहेरिट किया जा रहा है उसको हम कह रहे हैं वो हमारी क्या है? बेस क्लास है, वो हमारी पेरेंट क्लास है, वो हमारी सुपर क्लास है। ठीक है, यानी बेस क्लास वो होगी या पेरेंट क्लास वो होगी जिससे इनहेरिट किया जा रहा होगा, और डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कौन सी होगी? जो असल में इनहेरिट कर रही होगी। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ जेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं कि बाप से बेटा इनहेरिट करता है, तो आप ये समझ लीजिए फादर जो है वो हमारी क्या है? सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है, और बेटा जो है वो एक क्या है? चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है या डिराइव्ड क्लास है। C++ के कॉन्टेक्स्ट में ये इनहेरिटेंस तीन तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। अच्छा, इन तीनों के डिफरेंट जो है वो बिहेवियर्स हैं, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमें पब्लिक या प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड कौन सी इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इनहेरिटेंस को, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर डिफरेंट सिनेरियोज में आप देखेंगे कि कौन सी इनहेरिटेंस आपको यूज करनी चाहिए, या उस सिनेरियो को फुलफिल करने के लिए कंसिडरिंग द सिक्योरिटी, डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इस तरह की और चीजें, तो वो आप डिसाइड कर सकेंगे कि बेसिकली कब आपको इनमें से कौन सी इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आमतौर पे जो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो हम कहते हैं कि ये इनहेरिटेंस क्या है? इज ए रिलेशनशिप। यानी हम सबसे आसान मिसाल लें तो हम कह सकते हैं अ स्टूडेंट इज अ पर्सन, अ टीचर इज अ पर्सन। तो ये जो इज अ पर्सन है या इज ए पर्सन है, ये इस सेंटेंस में मैं बता रहा है कि ये किस तरह की रिलेशनशिप है? इनहेरिटेंस है ये। तो इसको अपने ज़हन में रखना है। अब हम देख लेते हैं क्विकली कि UML की रिप्रेजेंटेशन क्या है। यानी अगर इनहेरिटेंस को हमें मॉडल करना हो तो हम UML का स्टैंडर्ड यूज करते हैं, और वो क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले तो ऊपर आपकी वो क्लास आएगी जो आपकी पेरेंट क्लास है, तो आपकी पेरेंट की सुपर क्लास ऊपर आई, उसका आपने नाम लिखा, और ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी दोनों या ज्यादा चाइल्ड क्लासेस जो जिन्होंने इस क्लास से इनहेरिट करना है उनके अंदर, सबके अंदर ये कॉमन होंगे। अब देखिए ना, स्टूडेंट का भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, टीचर का भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, दोनों की एज भी होगी, दोनों का कुछ जेंडर भी होगा, और दोनों की ईमेल एड्रेस भी होगी। तो यूं हमने स्टूडेंट और टीचर क्लासेस के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है वो उठा के हमने कहां डाल दिए? पर्सन की क्लास के अंदर। आपको याद होगा आपने जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जनरलाइजेशन को ही हम इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू इनहेरिटेंस। तो जनरलाइजेशन यही होती है कि कॉमन एट्रीब्यूट्स ले लीजिए, इकट्ठे करके एक ऊपर की क्लास बना के उसमें डाल दीजिए, जो कि हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास कही, सुपर क्लास कही, बेस क्लास की जिसको हम कह रहे हैं वो कौन सी है? पर्सन की। फिर वो फंक्शन
जो दोनों क्लासेस में नीचे कॉमन होने, ये सब चाइल्ड क्लासेस में कॉमन होने, जैसे वॉक का और टॉक का है। सिंपल एग्जांपल रख रहा हूं मैं, और आपके हैंडआउट्स में भी ये डिस्कस हुई हुई है, आसान सी है समझने के लिए। तो यानी ये दोनों मेथड ऐसे हैं कि स्टूडेंट के पास भी होंगे, टीचर के पास भी होंगे। तो ये हमने एट्रीब्यूट्स भी ले लिए कॉमन, और कॉमन मेथड्स भी ले लिए, और इनकी जो क्लास बनाई इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, बेस क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट्स के वो एट्रीब्यूट्स लिए जो सिर्फ स्टूडेंट के साथ मखसूस हैं, और वो मेथड लिए जो इसके साथ मखसूस हैं। इसी तरह हमने टीचर के साथ भी किया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये किधर जा रहा है, ऊपर पेरेंट क्लास की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी क्या यूएमएल की रिप्रेजेंटेशन है कि सुपर क्लास ऊपर आएगी, चाइल्ड या डीराइव्ड क्लास नीचे आएंगी, और उनकी तरफ से एक एरो हेड जो है वो सुपर क्लास की तरफ जाएगा। इसको हम कह रहे हैं ये क्या है, आपकी यूएमएल की रिप्रेजेंटेशन है। इनके लिए अलग से टूल्स होते हैं, जैसे आपका स्टार यूएमएल है, माइक्रोसॉफ्ट विजियो है, ड्रा.io है, लूसिड चार्ट्स हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एग्जाम की हद तक आपको अगर ये मॉडल करनी हो तो एक्सेल के ऊपर आसानी से की जा सकती है। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। ओके जी, आप देखते हैं हमारा जनरल सिंटैक्स क्या होता है। हम क्लास लिखते हैं और उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास लिखते हैं अपनी। ठीक है, यानी जिस क्लास ने चाइल्ड बनना होता है, या जिस क्लास ने किसी अपनी बड़ी या पेरेंट क्लास से कुछ डिराइव करना होता है, वो हम लिखते हैं। उसके बाद कॉलन लिखते हैं। और अब ये इनहेरिटेंस की टाइप है कि हम पब्लिकली इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट, और ये बेस क्लास का नाम होगा। ठीक है, हमारी लास्ट एग्जांपल हम दोबारा जनरेट करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, हमने ऊपर यहाँ पे पेरेंट क्लास अपनी डिफाइन कर दी कि क्लास पर्सन, और इस क्लास के अंदर जो हमने लिखना था हमने स्टेटमेंट लिख दी और यहाँ पे क्लोज कर दी। इसके बाद हमने लिखी अपनी स्टूडेंट की क्लास, और कॉलन डाल के हमने कहा कि हम इस पर्सन की क्लास से क्या कर रहे हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। राइट, अगर प्रोटेक्टेड करनी होती तो यहाँ क्या आता, कॉलन प्रोटेक्टेड पर्सन। इसी तरह प्राइवेट होता तो क्लास स्टूडेंट कॉलन प्राइवेट पर्सन। और फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट के जो डेटा मेंबर्स हैं या फंक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो यूं इससे मुराद क्या होगी कि ये स्टूडेंट की क्लास क्या है, चाइल्ड है, सब क्लास है या डिराइव क्लास है। कहाँ से चाइल्ड, कहाँ से डिराइव है, पर्सन की। और ये हमारी पर्सन की फिर क्लास क्या होगी, सुपर क्लास होगी या फिर पेरेंट क्लास होगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो बेस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं या फंक्शंस हैं वो डिफाइन तो बेस क्लास में हो रहे हैं या पेरेंट क्लास में हो रहे हैं, लेकिन उनकी विजिबिलिटी चाइल्ड क्लास के अंदर कैसी है। हमने अभी कहा कि इनहेरिटेंस 3 तरह की हो सकती है, वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि अगर पब्लिक इनहेरिटेंस है तो बेस क्लास के अंदर अगर कोई चीज पब्लिक है, डेटा मेंबर या फंक्शंस, तो डीराइव क्लास में भी वो क्या है, पब्लिक हैं। अगर हमारे पास बेस क्लास में प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं तो वो चाइल्ड क्लास में भी क्या होंगे, प्रोटेक्टेड ही होंगे। पब्लिक इनहेरिटेंस हो अगर बेस क्लास में कोई चीज प्राइवेट है तो वो डीराइव क्लास में नजर नहीं आएगी, वो वहां पे हिडन होगी। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर आप चाह रहे हैं बेस क्लास का कोई डेटा मेंबर या फंक्शन चाइल्ड क्लास में नजर ना आए तो उसको आप क्या बना सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो वो डेटा मेंबर्स जो पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट हैं उनकी चाइल्ड क्लास में विजिबिलिटी है वो रिस्पेक्टिव लिखी हुई आप नोट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी इनहेरिटेंस जो है वो प्राइवेट है तो ये तीनों तरह के जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं इनकी विजिबिलिटी बेस क्लास की चाइल्ड में कैसी होगी वो आप इसको पास करके 1 मिनट के लिए देख सकते हैं। इनके अंदर से कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ इंप्लीमेंटेशंस की चीजें भी आती हैं और कोड करेक्शन भी आती है, तो ये एटलीस्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहली बात तो हमें ये जानने की जरूरत है, हमारे पास अब एक बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। तो याद रखिएगा कि जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले एग्जीक्यूट होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके चाइल्ड क्लास के पास कुछ बेस क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं और उनको पहले एग्जिस्टेंस में आना चाहिए, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो सकता है। तो बेस क्लास के जो मेंबर या डेटा मेंबर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे उसके लिए जरूरी है कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो और एक एनोनिमस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो बेस क्लास का, तो फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। ये वजह है, क्वेश्चन भी बाजुकात पूछा जाता है कि बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले क्यों कॉल होता है या एग्जीक्यूट होता है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरी चीज ये है कि आप अगर एक्सप्लिसिटली बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहें तो आप अपनी क्लास के अंदर से इनिशियलाइजर लिस्ट जो आपकी होती है कंस्ट्रक्टर की वो आप यूज कर सकते हैं।
और इसी तरह इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उनको भी आपने जरा केयरफुली हैंडल करना होता है, क्योंकि इनहेरिटेंस के केस में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो आप हैंडल ना करें तो जाहिर बात है फिर आपको कंपाइलर एरर दे देता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर जो है उसका क्या बिहेवियर होगा इनहेरिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि जो डिस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो रिवर्स है। प्रोग्राम जब टर्मिनेट हो रहा है तो चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो अब डिस्ट्रॉय होने के वक्त या डिस्ट्रक्शन के टाइम पे चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और उसके बाद फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आप कंस्ट्रक्टर को याद रख लीजिए कि बेस पहले चाइल्ड बाद में, और डिस्ट्रक्टर के टाइम इसको रिवर्स कर दीजिए, तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, शायद थोड़ा सा कैनवस पे चीज नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा विजुअलाइज ना कर पाए हो। ये देखिए, हमने एक पेरेंट क्लास लिखी और ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर हमने लिख दिया। अच्छा जी, इसी तरह हमने चाइल्ड क्लास लिखी और हमने कहा कि ये चाइल्ड क्लास जो है वो पब्लिकली इनहेरिटेंस है, पेरेंट क्लास है, और ये हमने चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर लिखा। अब क्या होगा, नीचे मेन में जाके कहीं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो पहले क्या कॉल होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। हम कहते हैं जी अब प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ तो अब चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसने डिस्ट्रॉय होना है, तो डिस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होंगे, पहले चाइल्ड क्लास का होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, पेरेंट क्लास का होगा। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये आपने याद रखना है बस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें से, एग्जाम में से काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज में भी और सब्जेक्टिव में भी, राइट, और कोड में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो क्विकली जरा इनको रिव्यू कर लेते हैं। पहले ये कहा जा रहा है कि इफ नो बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रिटन, आपने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने नहीं लिखा, किसका, बेस क्लास का, द कंपाइलर विल जनरेट वन, यानी कंपाइलर खुद लिख देगा, एंड एग्जीक्यूट इट, और उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास। तो ये हम बात अभी करके आए हैं। इसमें नई चीज ये है कि बेस क्लास का अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो कंपाइलर खुद लिख देगा और एग्जीक्यूट भी कर दिया, और उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सेकंड देखिएगा, इफ ए बेस क्लास हैज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर विल नॉट जनरेट वन। मैंने यूजर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख लिया, अब कंपाइलर उसको जनरेट नहीं करेगा क्योंकि उसको क्लास में मिल गया और उसको करना भी नहीं चाहिए। नंबर 3 देखिएगा, आमतौर पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मैं चाह रहा हूं कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ये भी पता चल जाए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा जी, या तो आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ कंस्ट्रक्टर का, और या आपने कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है। ये सम को आपने जरा ज़हन में रखना है, इससे काफी फर्क वाकई हो जाएगा। इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब ये होगा कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर का जनरेटेड है। इम्प्लिसिट जब भी आएगा इस लफ्ज को और कंपाइलर को आपस में जोड़ दीजिए। इम्प्लिसिट का मतलब ये वो कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर ने जनरेट किया हुआ है, हमने नहीं लिखा हुआ। और एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट क्या होगा कि आपका और मेरा यूजर डिफाइंड है। इसमें दूसरी चीज क्या याद रखनी है, या तो हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, एक भी नहीं दिया, और यहाँ फिर सारे पैरामीटर देने पड़ेंगे। ऊपर हमने कहा ना सम, किसमें कहा, डिफॉल्ट में हमने कहा सम, और यहाँ कह रहे हैं एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट, इसका मतलब फिर सारे पैरामीटर देने पड़ेंगे। ये तीनों डिफरेंट हैं। मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट इनको तसल्ली से आराम से आप इनको समझें और इनमें डिफरेंशिएशन याद रखें। नेक्स्ट है जी, द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड इन द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट। तो ये हम बात करके आए अभी कि अगर चाइल्ड क्लास के अंदर से आपने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल करना है तो चाइल्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन लिस्ट है वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद derived class can only initialize members of the base class using overloaded constructor। जो चाइल्ड क्लास है उसने अगर बेस क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है तो इसके लिए वो क्या करेगी, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर लिखेगी। और आखिरी बात यह है कि derived क्लास कैन नॉट इनिशियलाइज पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास, यानी आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो बेस क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकती, ठीक है, यूजिंग दी मेंबर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट। तो ये कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो उनको यहाँ से नोट कर लें, हैंडआउट्स में से ढूंढ लें, इधर वे, लेकिन एटलीस्ट आपको इन कंस्ट्रक्टर्स का और ये कुछ डिस्ट्रक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत क्लियर होना चाहिए।
तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 22। आपका कुछ सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बिला झिझक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको मजीद भी इलैबोरेट कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें। वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई राय का इजहार करना चाहें, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। हमारी कोशिश होती है कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बेहतर, सिंप्लीफाई और आसान बनाते चले जाएं, ताकि आपके लिए चीजें फॉलो करना, अंडरस्टैंड करना और उनको इम्प्लीमेंट करना कुछ आसान हम बना सकें। इस काविश में हम किस हद तक कामयाब होते हैं, अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए। तो इंशाल्लाह अगले कंटेंट में आपसे बात होती है। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।